एनसीआर में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। बिल्डर्स के 47 ठिकानों पर सीबीआई का छापा देखा गया, जहां दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा में तलाशी ली गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने यह बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए बिल्डर्स पर 22 मामले दर्ज किए हैं। घर खरीदारों से धोखाधड़ी करने का इन सभी पर आरोप लगा है। सीबीआई ने दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी जब्त किए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में हजारों घर खरीदारों को लंबे समय से प्रतीक्षित फ्लैट न देने और भारी आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों में अब सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 47 ठिकानों पर छापेमारी की और 22 एफआईआर दर्ज की हैं। ये कार्रवाई बिल्डर्स और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के आपसी साठगांठ और धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों की जांच के तहत की गई है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कई ऐसे बिल्डर्स हैं जिन्होंने पोजेशन देने के नाम पर बिल्डर्स ने लोगों से फ्लैट के पोजेशन, चाहे बंगलों के पोजेशन देने के नाम पे भारी भरकम पैसे ले लिए, लेकिन पोजेशन में काफी देरी हो रही है। कई जगह धोखाधड़ी के भी मामले सामने आए हैं। ऐसे में इन सभी बिल्डर्स पर कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद में 47 ठिकानों पर सीबीआई ने पहले तो छापेमारी की। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा में तलाशी ली गई और 22 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। चलिए आपको बताते हैं कि ये कौन कौन से बिल्डर्स हैं जिन पर धोखाधड़ी का आरोप है, जिनके खिलाफ एफआईआर की गई है। देखिए, इसमें जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड बिल्डर्स शामिल हैं। साथ ही साथ में इसके अलावा जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड पर भी केस किया गया है। देखिए, ये सभी पर आरोप है लोगों से फर्जीवाड़े का, धोखाधड़ी का, और ऐसे में इन आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा अजनारा इंडिया लिमिटेड पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। कुल मिला के 22 मामले हैं जिस पे एफआईआर की गई है। इसके साथ साथ वाटिका लिमिटेड, जेपी इंफ्राटेक पर भी ये कार्रवाई की गई है। वाटिका लिमिटेड भी इसमें एफआईआर में नाम शामिल है। ये भी ऐसा बिल्डर है जिसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इनके ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। इसके अलावा जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड पर भी सीबीआई की तरफ से केस दर्ज किया गया है। इन सभी पर धोखाधड़ी का आरोप है। देखिए, लंबे वक्त से पोजीशन के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। कई ऐसे प्रतीक्षित फ्लैट्स हैं जिनका पोजीशन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इन तमाम मामलों में ये कार्रवाई की गई है। सुपरटेक लिमिटेड पर भी ये कार्रवाई की गई है। ये नाम भी शामिल है। और देखिए, सुपरटेक का नाम काफी बड़ा नाम है। ये तमाम बड़े नाम है जो कि आप दिल्ली एनसीआर में देखेंगे। आइडिया बिल्ड ये कार्रवाई की गई है। इनके भी ठिकानों पर छापेमारी की गई है और इनके ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई है। यहां से तमाम डिजिटल दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं। एक बार फिर आप सभी के नाम देखिए, जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल पर एफआईआर की गई है। इसके अलावा जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड पर एफआईआर की गई है। ये सभी बिल्डर्स दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में अपने अपने बिल्डिंग्स बनाने के नाम पे, रेसिडेंशियल फ्लैट्स बनाने के नाम पे लाखों करोड़ों की ठगी में शामिल हैं। अजनारा इंडिया लिमिटेड का भी नाम इसमें शामिल है। अजनारा होम्स के बारे में आपने सुना होगा। अजनारा इंडिया लिमिटेड ये ऐसे बिल्डर्स हैं जिनके कई ऐसे फ्लैट्स है, कई ऐसे घर हैं जो कि लंबे वक्त से लोग इंतजार कर रहे हैं पोजीशन का, उनको अभी तक नहीं मिला। वाटिका लिमिटेड भी इस एफआईआर में नाम शामिल है। ये भी वही बिल्डर्स हैं जो कि लोगों से धोखाधड़ी करने में शामिल रहे हैं। इसके अलावा जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड पर भी कार्रवाई की गई है। तो कुल मिला के 47 ऐसे ठिकाने हैं जहां छापेमारी की गई है। साथ ही साथ में डिजिटल दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं, जब्त कर लिए गए हैं। इसके अलावा सुपरटेक एक बड़ा नाम है, खासतौर से नोएडा क्षेत्र में आपने देखा होगा कई सुपरटेक की बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं। सुपरटेक लिमिटेड के जो बिल्डर्स हैं इन पे भी कार्रवाई की गई है, जो कि सुपरटेक के फ्लैट्स हैं। लोगों को अभी तक नहीं मिल पाए हैं। लोग करोड़ों का निवेश इसमें कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके हाथ अभी तक खाली हैं। इसके अलावा आइडिया बिल्डर्स पर भी कार्रवाई की गई है। आइडिया बिल्डर्स को भी एफआईआर में शामिल किया गया है। इनके खिलाफ भी एफआईआर की गई है। ये सभी नाम ऐसे हैं जिन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देखिए ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में दस्तावेज जमा किए थे कि उन्होंने कई वर्षों पहले ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, लेकिन उसके बावजूद भी या तो उनको पोजीशन नहीं मिला है या लंबे वक्त से उनसे पैसे जरूर वसूले जा रहे हैं, लेकिन उनके घर पे नाम पे कुछ भी नहीं मिला है। तो दिल्ली एनसीआर में ये सीबीआई की काफी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बिल्डर्स के 47 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा है। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा में तलाशी ली गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, सीबीआई ने बिल्डर्स पर 22 मामले दर्ज कर लिए हैं। अब इन 22 मामलों के तहत आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घर खरीदारों से धोखाधड़ी करने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। सीबीआई ने सभी दस्तावेज और डिजिटल सबूत
जब्त किए हैं। तो दिल्ली एनसीआर में अब तक की देखिए काफी बड़ी कार्रवाई बिल्डर्स के अगेंस्ट में मानी जा रही है। बिल्डर्स के विरुद्ध ये जो कार्रवाई की गई है, अब एक बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। घर खरीदारों को उम्मीद है कि उन्हें भी अब न्याय मिले। दिल्ली एनसीआर में हजारों घर खरीदारों को लंबे समय से प्रतीक्षित फ्लैट न देने और भारी आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों में अब सीबीआई ने ये बड़ी कार्रवाई की है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 47 ठिकानों पर छापेमारी की है और 22 एफआईआर दर्ज की है। ये कार्रवाई बिल्डर्स और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों और आपसी साठगांठ में देखिए धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों की जांच के तहत की गई है। तो ऐसे में अब देखिए तस्वीरें और क्या निकल कर आती है, ये देखने वाली बात होगी। देखिए सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है कि इसमें 47 ठिकानों पर छापेमारी की गई, सभी दस्तावेज इकट्ठा किए गए हैं, साथ ही साथ में जो डिजिटल दस्तावेज है वो जब्त कर लिए गए हैं। तो चलिए हम अब ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे रिपोर्टर्स दिल्ली एनसीआर से सभी जगह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सभी से अपील करूंगी तस्वीरें हो सके तो दिखाएं, जानकारी जितनी हो। हमारे साथ देवेंद्र भारद्वाज गुरुग्राम से जुड़ गए हैं, पीयूष गौड़ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं, हमारे साथ विजय गौड़ जी मीडिया संवाददाता नोएडा से जुड़ गए हैं, भूपेश प्रताप ग्रेटर नोएडा से जुड़ गए हैं और धर्मराज सिंह मेरे सहयोगी जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं धर्मराज आपका रुख करूंगी क्योंकि पूरे दिल्ली एनसीआर का ये माहौल देखने को मिला। कई दशकों से कम 2 दशकों से इस प्रकार की तस्वीर देखने को मिली। पोजेशन के नाम पे लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप। अब ये कितनी बड़ी कार्रवाई है? शिवांगी देखिए कार्रवाई तो बहुत बड़ी है, लेकिन इसको समझिए किस तरीके से ये कार्रवाई बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्डर्स कैसे आम लोगों को ट्रैप करते हैं। एक स्कीम है सबवेंशन स्कीम, इसमें बिल्डर, बैंक और जो खरीदार होता है इनके बीच एक सामंजस्य बनता है, जिसमें बिल्डर बैंक ग्राहक को ये कहता है कि जब आपको घर मिलेगा तब आपको ईएमआई भरना है। लेकिन खेल यहाँ से शुरू होता है। बाद में जब घर दिया जाता है तो बैंक और जो बिल्डर है उसमें साइड हट जाता है। उसके बाद लोगों को घर नहीं मिल रहा था और उनको ईएमआई भी देना पड़ रहा था। तो उसके बाद जो खरीदार हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं क्योंकि बैंक भी अपने वादे से मुकर गया। उसके बाद आम आदमी भी परेशान हुआ, बिल्डर ने भी पल्ला झाड़ दिया। उसके बाद इसी साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था सीबीआई को कि आप जांच कीजिए। सीबीआई ने इस मामले में 6 बार जांच की, अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसमें यह पता चला कि जो फाइनेंशियल संस्थान हैं उनके अधिकारियों की मिलीभगत है, यानी एक पूरा कॉकस काम कर रहा है जो कहीं ना कहीं आम लोग जो अपने जीवन भर की कमाई को डालते हैं ये सोचकर कि उनके सपनों का आशियाना मिलेगा, उनको उनका घर मिलेगा, लेकिन वो सपने बनकर रह जाते हैं। आज भी दिल्ली एनसीआर में आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए जहां पर हाई राइज सोसाइटीज हैं, वहां पर बिल्डर्स के दफ्तर के बाहर हर सैटरडे संडे आपको प्रदर्शन होता दिखेगा। लेकिन ये जो बिल्डर्स लॉबी है वो कहीं ना कहीं बेलगाम है, उन पर कंट्रोल नहीं लग पा रहा। लेकिन आज जो ये एक्शन हुआ है ये बड़ी कार्रवाई है और महत्वपूर्ण ये है कि इसमें बिल्डर, बैंक के साथ साथ वो जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी मिलीभगत की भी बात सामने आई। हालांकि सीबीआई की तरफ से संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसके बाद बताया जाएगा कि इस मामले में उनको हासिल क्या हुआ है, क्योंकि अभी तक जो बहुत सारे एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं उसको जानकारी दी नहीं गई है। लेकिन आम लोग कैसे इस पूरे कॉकस का शिकार हो रहे हैं उसकी बानगी ये पूरा मामला बता रहा है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि सीबीआई के एक्शन के बाद उन लोगों का सपना भी पूरा होगा और ये जो कॉकस है वो कहीं ना कहीं टूटेगा। बिल्कुल धर्मराज, मैं लौटूंगी। देवेंद्र, गुरुग्राम की बात की जाए तो यहाँ अगर अनुमानित हम अंदाजा लगाने की कोशिश करें, कितने ऐसे घर खरीदार हैं जो कि इस तरीके से इन बिल्डर से प्रताड़ित थे, और अब अगर राहत मिलने की बात या उम्मीद की जाए तो कितने ऐसे बिल्डर्स हैं जिससे राहत मिलेगी, या फिर कितने ऐसे बिल्डर्स गुरुग्राम में, कितनी ऐसी बिल्डिंग्स हैं या फिर प्रोजेक्ट्स जो गुरुग्राम में जारी थे जो अभी तक इन लोगों को गुमराह कर रहे थे, उनसे कितनी राहत अब ये कार्रवाई के बाद उम्मीद जगी है कि थोड़ी राहत मिल पाएगी या घर खरीदारों को कम से कम पोजेशन ही मिल पाएगा? देखिए शिवांगी, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अभी कुछ ही दिनों पहले अफोर्डेबल फ्लैट के लिए
जो योजना के तहत आवेदन निकाले थे, उस आवेदन में जो कि 750 फ्लैट थे और लगभग 52,000 आवेदन उस अफोर्डेबल फ्लैट के लिए आए थे। तो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से लोगों की एक सपना होता है कि दिल्ली एनसीआर में उसका घर हो और गुरुग्राम जैसे शहर में एक आशियाना हो, लेकिन ये सपना किस तरह से टूट रहा है, इस बात का भी अंदाजा आज की इस खबर से लगाया जा सकता है कि किस तरह से सीबीआई की तरफ से 47 ठिकानों पर जो कार्रवाई की गई, वहां जांच की गई और 22 बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें गुरुग्राम की जीएसडी की बात की जाए, वाटिका की बात की जाए, सुपरटेक की बात की जाए, ये तमाम ऐसे बिल्डर हैं जहां लाखों की तादाद में लोगों ने इन बिल्डर्स से फ्लैट बुक किए थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, जिस तरह से मेरे सहयोगी बता रहे थे कि लोग जब फ्लैट लेते हैं तो बुकिंग टाइम पर ही बैंक की तरफ से लोन दे दिया जाता है, लेकिन बैंक की तरफ से जो लोन लिया जाता है वो पैसा पूरा का पूरा बिल्डर के पास चला जाता है और जो लोग हैं, जो खरीदार हैं, वो अपनी किस्तें भरते रहते हैं, लेकिन बिल्डर की तरफ से जो समय सीमा तय की गई थी उस समय सीमा पर उनको फ्लैट नहीं दिए जाते। और यहाँ ऐसे मामले हैं, लगभग उनको 10 साल हो गए हैं पैसा दिए हुए, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो उनको अभी तक उनका आशियाना मिला है और ना ही उनको किसी तरह की श्योरिटी मिली है कि उनको आगे मिलेगा भी या कब मिलेगा। और यही कारण है कि इस तरह के प्रदर्शन और लगातार लोग, चाहे वो हरेरा की बात की जाए, चाहे कोर्ट की बात की जाए, उसका दरवाजा खटखटाते हैं। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए सीबीआई को आदेश जारी किए थे और उसके बाद जब सीबीआई ने इस पूरे मामले में जांच की तो निश्चित तौर पर उन तमाम पहलुओं को खंगाला गया, जिसमें ये पाया गया कि किस तरह से एक बड़े आर्थिक भ्रष्टाचार का इसमें देखा गया। और यही कारण था कि सीबीआई ने 22 बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और 47 थानों पर जो रेड की गई, वहां से डिजिटल डॉक्यूमेंट्स लिए गए, इसके अलावा तमाम दस्तावेज वहां से जुटाए गए। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बिल्डर का ये बड़ा खेल और इस खेल के बीच में यूं कहें कि इस चक्रव्यूह में जो जनता है वो पिसती जा रही थी, जो अपनी खून पसीने की कमाई से एक आशियाना खरीदने का सपना देखकर दिल्ली एनसीआर में आया था, लेकिन उसको ना तो उसका आशियाना मिला और सपने इस कदर टूट गए कि कांच की भांति। बिल्कुल देवेंद्र, पाई जमा करके इंसान लोन लेकर ईएमआई भर के ये घर खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन किस तरीके से धोखाधड़ी की जा रही थी लंबे वक्त से ये सबके सामने ही था। अब कार्रवाई हुई है, कितनी आगे बढ़ती है ये भी अभी सवाल है। मैं लौटूंगी। पीयूष, ये जो 22 मामले दर्ज किए गए हैं, किन किन मामलों में एफआईआर की गई है, क्या क्या इसमें लिखा गया है? देखिए, निश्चित रूप से पहले आपको बता दूं, सबवेंशन स्कीम 2000 के बाद से बेहद लुभावनी स्कीम थी, जो केवल ना दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव अगर हम बात करें, नोएडा बात करें, गाजी बात करें, जितने भी जो हाईराइज इलाके हैं जहां पर बिल्डर ने सबवेंशन स्कीम निकाली, ईएमआई आफ्टर पोजेशन, यानी ईएमआई आपकी जब शुरू होगी जब पोजेशन दे दिया जाएगा, या ईएमआई आफ्टर 12 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर, इस तरह के से तमाम लुभावनी स्कीम बिल्डर द्वारा निकाली गई और जो बायर थे वो कहीं ना कहीं बिल्डर के स्टेप में फंसते गए। हालांकि इस स्कीम में बिल्डर द्वारा उनको जो नॉर्मल रेट थे उससे ज्यादा रेट प्रोवाइड किए जाते थे। ऐसे में बिल्डर, बैंक और ग्राहक के बीच में ट्राईपार्टीट एग्रीमेंट होता था, जिसके बीच में जो सारी जिम्मेदारी होती थी वो ग्राहक के ऊपर डाल दी जाती थी और शायद इसी लूप होल का फायदा उठाकर बिल्डर हर बार बच निकलते थे और लोन चुकाने की सारी जिम्मेदारी ग्राहक के ऊपर आ जाती थी कि उसको पोजेशन मिले ना मिले, उसको अपना आशियाना मिले ना मिले, उसको बैंक की किस्तें टाइम से अदा करनी होंगी, नहीं तो सिविल खराब होने के साथ में जो रिकवरी एजेंट और बैंक के लीगल नोटिस थे वो लगातार उन तक पहुंच रहे थे। जो सरकारी कार्यालय या प्राइवेट ऑफिस थे वहां जो लीगल ऑफिसर्स बैंक द्वारा अपॉइंट किए गए थे वो रिकवरी के लिए पहुंच रहे थे। तो ऐसे में परेशान लगातार जो बायर था वो अपने को फंसा हुआ महसूस करा था। ऐसे में शिकायत होने के बाद सीबीआई ने मात्र 3 महीने में 6 पीई पूरे करते हुए, यानी प्राइमरी इंक्वायरी पूरी करते हुए 22 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। ऐसे में 47 बिल्डर, जिसमें अजनारा, सुपरटेक जैसे बड़े नाम भी शामिल है। गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ शुभकामना, रेड एप्पल जैसे बिल्डर है। रेड एप्पल की खबर हमने पहले भी की थी, वहां 500 से ज्यादा जो बायर थे वो लगातार सामने आए थे। पुलिस के पास एक के बाद एक करके जब जैन बंधुओं की को जेल भेजा गया था, उसके बाद लगातार एक के बाद एक 500 से ज्यादा शिकायतें पुलिस के पास मिली थी, जिसमें पोजेशन देने की बात कहते हुए बिल्डर द्वारा लोन लिया गया और ऐसे में वो रकम कहीं और निवेश कर दी गई, यानी ना तो वो प्रोजेक्ट ही पूरा किया गया, ना ही लोगों को जो उनके मकान दिए जाने थे वो टाइमली पूरे दिए गए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला था और इसमें जांच आगे बढ़ेगी तो कुछ और नाम जोड़ सकते हैं। ये एक बड़ा घोटाला निकल के सामने आ सकता है, जिसमें कुछ बैंक कर्मियों की मिलीभगत भी सामने आ सकती है। अभी जांच
सीबीआई की टीम लगातार आगे बढ़ा रही है। ऐसे में जो प्राइमरी इंक्वायरी पूरी की गई है उसमें कुछ डिजिटल एविडेंस के साथ में जो सबूत है वो हाथ में आए हैं। ऐसे में उन ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर हो सकती है जो अपने न्याय के लिए दर बदर भटक रहे थे, और एक अब आशा की किरण उन्हें जरूर जगी होगी जब 47 बिल्डर के खिलाफ 22 मामले दर्ज किए गए हैं। तो ऐसे में उनमें उम्मीद जगी होगी कि शायद उनके घर का सपना या फिर जो उनकी हुई डूबी हुई रकम है, जो जिस लोन को वो लगातार बैंक को ईएमआई के रूप में चुका रहे हैं, वो शायद कहीं अब जाके कोई फल उनको रिजल्ट दे पाएगी और उनके आशियाने का सपना या फिर वो रकम उनको वापस मिल पाएगी। बिल्कुल लौटूंगी। विजय, अगर नोएडा की बात की जाए, कितने नोएडा के ऐसे बिल्डर्स इसमें शामिल हैं? सीबीआई की तरफ से छापेमारी की गई, नोएडा के कितने ठिकाने इसमें शामिल? सीबीआई को छापेमारी में क्या कुछ मिला है? बिल्कुल कहता हूँ, जिस तरीके से जो 47 बिल्डरों के नाम है, अधिकतर जो बिल्डर है वो नोएडा के ही हैं, और कहीं न कहीं कह सकते हैं आज की अगर बात किया तो आज भी नोएडा के अंदर हजारों ऐसे बिल्डर हैं जो प्रत्येक शनिवार और संडे में कहीं न कहीं अधिकारियों के या प्रोटेस्ट करते रहते हैं। तो कोई पहला मामला है। अब देखना ये होगा सीबीआई या जो जांच कर रही है, आखिरकार जो बायर्स लगातार अपनी जीवन भर की पूंजी कमाई जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, दे चुके हैं, क्या उनको अपना घर मिल पाएगा? ऐसे नोएडा के अंदर करीब 50 से अधिक ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने अब तक बायर्स को अपने फ्लैट बना के नहीं दिया। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अब जांच लगातार चल रही है, जो बायर थे काफी लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, बिल्डर को पूरा पैसा दे दिया, बैंक को पूरा पैसा दे दिया, और जब ये करते वकीलों को पूरा पेमेंट, उसके बावजूद भी नतीजा इनके पास जीरो रहता है। और लगातार नोएडा में 3 प्राधिकरण है, तीनों प्राधिकरण के दरबार पे हमेशा धक्के खाते थे। पर अब देखना ये हुआ कि जो बायर्स हैं उनकी समस्या का समाधान कब तक मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नोएडा की अगर ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो पिछले कई सालों से शनिवार और संडे में गौर सिटी चौराहे पर हजारों की संख्या में बायर्स वहां प्रोटेस्ट करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं। तो अभी भी अगर बात की जाए तो लगातार बात अपनी परेशानियों को झेल। अब देखना ये होगा कि जो जिन बायर्स ने अपनी जीवन भर की कमाई पूंजी बैंकों को दे दी, बिल्डर्स को दे दी, क्या अब उनको फ्लैट मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे? अब सीबीआई के हाथ में पूरा केस को सौंपा गया। आप देखना है कि सीबीआई किस तरीके से जो परेशान जो बायर्स उनको फ्लैट दिलवा पाएगी, नहीं दिलवा पाएगी, जांच का विषय अब जांच चल रही है। जी बिल्कुल लौटूंगी। भूपेश, ग्रेटर नोएडा में भी ऐसे कई बिल्डर्स हैं और ग्रेटर नोएडा में अभी तो जमीनों पर भी नए नए प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, कई एकड़ भूमि अधिग्रहित की जा रही है इसके लिए, लेकिन ये जो घोटाला सामने आ रहा है ये कितने करोड़ का अनुमानित है? देखिए, ग्रेटर नोएडा में तो इस चीज के बहुत बुरे हालात है, क्योंकि 10 से 15 साल से ज्यादा हो गए लोगों को पोजीशन नहीं मिला। लोग लाखों करोड़ों रुपए लगा करके यहाँ पर अपना आशियाना ढूंढते हैं और दूर दूर से आकर वो नोएडा ग्रेटर नोएडा में बसने की कोशिश करते हैं। उनके द्वारा यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डरों के द्वारा लुभावने वादे करके उनको फ्लैट और मकान दे दिए जाते हैं, लेकिन पोजीशन उन्हें नहीं मिल पाता है, ना ही रजिस्ट्री होती है। जो बायर्स है वो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और शनिवार रविवार यहाँ आए दिन इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलता है। और लगातार जो बायर्स है वो प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाकर गुहार लगाई, क्योंकि जब उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कोई सुनवाई नहीं हुई, जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई कोई सुनवाई नहीं हुई, बिल्डर से गुहार लगाई कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि उन लोगों ने पैसा भी देना था और उन्हें मकान भी नहीं मिल रहा था। यानी कि हर महीने ईएमआई उनकी जा रही थी और उन्हें मकान भी नहीं मिल पा रहा था। तो इस बात से वो काफी परेशान थे। इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां से सीबीआई की जांच हुई। अब सीबीआई ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी और उसके बाद आज सीबीआई ने जो 47 जगह पर छापे मारी, उसमें बहुत बिल्डर ऐसे जो ग्रेटर नोएडा के बहुत नामी बिल्डर हैं चाहिए, और इसमें ज्यादातर बिल्डर वो शामिल है जो दिवालिया हो चुके हैं। यानी इन्होंने दिवालिया होने का दिखा करके लोगों के साथ तो धोखा किया ही है। अब इसके बाद देखिए सीबीआई इन पर शिकंजा कसेगी, सीबीआई निकालेगी कि किस तरह से इन लोगों ने आम लोगों के साथ ठगी करी, क्योंकि आम लोगों से हर महीना पैसा जा रहा था, हर महीने वो पैसे दे रहे थे, और क्योंकि वो अपनी गाड़ी कमाई लगा चुके थे। एक तरफ अपनी आदमी नौकरी करता है और उस नौकरी में से ईएमआई निकालनी होती है, और ईएमआई भी उसके लिए निकाल रहे थे कि जो कि उनका मकान अभी तक उसकी पोजीशन उनको नहीं मिले। और इसको लेकर देखिए शनिवार हो रविवार हो, ये हर हफ्ते कहीं ना कहीं उनके द्वारा प्रदर्शन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में होता है, क्योंकि पोजीशन की मांग को लेकर लंबे समय से बायर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। किसी को 15 साल हो चुके हैं, अपना पैसा दे चुके हैं, लेकिन पोजीशन बिल्डर देने को तैयार नहीं है। और काफी बिल्डर तो ऐसे हैं आज तक उन्होंने कुछ बनाया ही नहीं है। तो यानी कुल मिलाकर के जो बायर्स है वो खुद को ठगा महसूस करते हैं, और इसी को लेकर के वो सभी लोग सुप्रीम कोर्ट गए। अब ना कहीं उनको राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से इसमें जो सीबीआई है उसने बिल्डर पे तो शिकंजा कसा ही, साथ ही उन पे भी कसा है जिन लोगों ने ये लोन दिलवाया था और उसके बाद लगातार वो लोन के चक्कर में ईएमआई का दबाव इन बायर्स पर बना रहे थे। तो अब देखना है कि जो 22 बिल्डर है जिन पर एफआईआर हुई उसमें आगे क्या कार्रवाई होती है। तो लोगों को जो बायर्स है उनको कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन अभी लंबी लड़ाई है, क्योंकि सीबीआई को भी इसमें उन बिल्डरों को देखना होगा, क्योंकि दिवालिया होने के बाद उन बिल्डरों ने दोबारा से कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट शुरू किए थे
तो कहीं ना कहीं, क्योंकि रेरा में ये मामले लगातार लंबे थे, रेरा भी इसीलिए बनाया गया था, लेकिन रेरा में भी पोजीशन की मांग को लेकर जो बायर्स है वो परेशान रहे। जी बिल्कुल धर्म, अब सीधा सवाल है, अगर सीबीआई की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, क्या इस इक्वेशन का सीधा मतलब ये भी होता है कि घर खरीदारों को राहत मिलेगी, या उसकी अभी भी उम्मीद कम? शिवांगी देखिए, ये कोई पहली कार्रवाई सीबीआई की तरफ से या किसी एजेंसी के द्वारा हुआ नहीं है। इससे पहले भी कई बार कार्रवाई हुई है, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के जो बाबू हैं, बैंक हैं और बिल्डर, इनका जो नेक्सस है और कॉकस है वो इतना स्ट्रांग है और आम आदमी उसमें इतनी बुरी तरीके से फंस चुका है कि जब तक बड़े बिल्डर्स पर एक्शन होगा नहीं, कार्रवाई होगी नहीं, तब तक आम लोगों को राहत मिलती दिखेगी नहीं। जैसा अभी जिक्र भी कर रहे थे कोई हमारे सहयोगी कि कई बिल्डर्स ने तो खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। अब आगे आप कर क्या सकते हैं? कई बड़े बिल्डर्स हैं जिनकी एक वक्त में तूती बोलती थी, वो जेल में हैं, कुछ लोग जेल से छूट कर बाहर आए हैं। ऐसे में जो आदमी अपने जीवन में 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए जोड़ता है घर खरीदने के लिए, अगर उसने वो पैसे दे दिए और उसको घर मिले नहीं, इसके साथ साथ एक और खेल चलता है जिसका अभी तक जिक्र नहीं आया। कई जगहों पर तो ये खेल है, दूसरा खेल है कि कुछ लोगों को बिल्डर्स ने घर दे दिया, लेकिन मालिक वो कस्टमर नहीं है, अभी भी वो बिल्डर ही मालिक बना हुआ है, क्योंकि रजिस्ट्री उस आदमी के नाम पे नहीं हुई है। ये भी एक खेल चल रहा है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हमें होना पड़ेगा कि ये जो एक्शंस हो रहा है सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रही है। और सबसे बड़ी बात कि जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की टीम है, जो फाइनेंशियल से जुड़े जो लोग हैं, उनको भी इस कार्रवाई के जद मिलाएगा। अभी तक की जो कार्रवाई होती थी वो बिल्डर्स पे होती थी, कुछ बाबुओं पे होती थी, लेकिन इसमें बैंक को भी जोड़ा गया है और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की जो बाबू हैं उनको भी जोड़ा गया है। तो उम्मीद की जा सकती है कि उस नेक्सस को तोड़ा जाए और शायद इस बार का जो एक्शन है वो थोड़ा प्रभावी हो सकता है। निश्चित तौर पे अब देखना होगा कि ये कार्रवाई कितनी आगे कहां तक होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और ये जो सीबीआई की कार्रवाई है निश्चित तौर पे बड़ी मानी जा रही है, लेकिन उम्मीद अभी और भी ज्यादा है।